भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईजीएनसी और संस्कृति मंत्रालय की खास पेशकश संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। प्रसार भारती और दूरदर्शन के सहयोग से प्रसारित इस साप्ताहिक शो में बात होती है परंपरा की, धरोहर की, कला की, इतिहास की, त्योहारों की और भारत की बहुरंगी संस्कृति की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। के जनपद संपदा प्रभाग ने हरियाली तीज के पावन अवसर पर अपना वार्षिक दिवस मनाया। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया। Where he wants to throw open art practice to cover the whole panorama. गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब पर सिख समुदाय के लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां सतलज नदी में विसर्जित करने आते हैं। तो ये थी झलकियां। अब बारी है इस सप्ताह की सुर्खियों की। आईजीएनसी कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए लगातार चर्चा सत्रों, पेंटिंग प्रदर्शनियों, सेमिनार, नामचीन कलाकारों की प्रस्तुतियों का आयोजन करता है। इस हफ्ते भी आईजीएनसी ने विविध कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पेश है आपके सामने इस सप्ताह की सुर्खियां। आईजीएनसी के जनपद संपदा प्रभाग ने हरियाली तीज के पावन अवसर पर अपना वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर हरियाली तीज उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में तीज बाजार भी लगाया गया, जिसमें हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्र उपलब्ध थे। इसके अलावा आईजीएनसी की महिला कर्मचारियों के लिए मेहंदी का स्टॉल भी लगाया गया। इस अवसर पर व्याख्यान का आयोजन भी हुआ, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शालिना मेहता मुख्य वक्ता थीं। तो इको स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा शब्द है जो इस वक्त दुनिया के सब कोने में जगह जगह जहाँ देखिए जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास, उसको दारोमदार बना के हर व्यक्ति आज किसी न किसी फॉर्म में ये मानने की कोशिश कर रहा है कि हमें फिर से दोबारा से नेचर को, धरती को एक तरह से अपने अंदर समा लेना चाहिए। केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, शिक्षाविद श्रीमती मालविका जोशी, इग्नू की प्रोफेसर सुहास शेटगोवेकर और जनपद संपदा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार ने भी अपने विचार साझा किए। हरियाली तीज जो है हमारे सावन को लेकर के हमारे सभी के लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और एक प्यार भरा संदेश लेकर आते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अगर कोई रिसर्च स्कॉलर भविष्य में उस पर शोध करेगा तो वो पाएगा कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम पर अगर कोई शोध का संस्थान है तो वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। शिक्षाविद श्रीमती मालविका जोशी ने झूला गीत सुनाकर श्रोताओं को आनंदित कर दिया। बनवारी अरे सांवरिया नारे झूला, धीरे से झूलावो बनवारी।
कार्यक्रम के अंतिम चरण में हरियाणा और राजस्थान के लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और बीन वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें जाने माने रंगमंच विशेषज्ञ, संगीतज्ञ और आईजीएनसीए के ट्रस्टी प्रोफेसर भरत गुप्त ने भारत में बहुभाषी रंगमंच और इसका इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया। इससे लोगों को भारत के बहुभाषी रंगमंच की समृद्ध परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी की स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शब्दाद्वैत एवं ब्रह्माद्वैत का तुलनात्मक अध्ययन। आईजीएनसीए के आदि दृश्य विभाग ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था शैल कला, भारत का पुरातत्व, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में तुलनात्मक व्याख्या। कार्यक्रम में उपस्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने आईजीएनसीए के आदि दृश्य प्रभाग के सहयोग से अपने विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग की सहभागिता के साथ एक शैल कला संग्रहालय के विकास की घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रवि कोरिसेत्तर ने मनुष्य के ज्ञानात्मक विकास में रॉक आर्ट के महत्व पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नबाम तदर रिकम ने पूर्वोत्तर भारत की शैल कला स्थलों पर अधिक शोध की आवश्यकता पर जोर दिया और अकादमिक सहयोग के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय और आईजीएनसीए के बीच एक सामान्य समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने तमिलनाडु के पारंपरिक त्योहार आदि महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया। केंद्र ने लोक देवता अय्यनार के इतिहास को दर्शाते हुए एक नुक्कड़ नाटक थेरुकुथु का भी आयोजन किया। ओम अय्यर नरप्पन नाटक सभा के सेल्वम और उनकी टीम ने मैरी उजावरकरी गांव के मुथुमारी अम्मन मंदिर परिसर में एक आकर्षक प्रदर्शन किया। आईजीएनसीए का क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल की स्मृति में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का वैश्विक दर्शन। मुख्य वक्ता थे नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाधवपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय ने की। इस हफ्ते की सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। हम सबकी जिंदगी में संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संगीत की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में संगीत का उल्लेख है। संगीत भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। संस्कृति मंत्रालय और आईजीएनसीए अलग अलग उत्सवों के जरिए भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रहा है। संस्कृति संवाद के सांस्कृतिक प्रस्तुति में हम आपको दिखाते हैं देश के मशहूर कलाकारों की मनभावन प्रस्तुतियां। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति में सुनिए उस्ताद इकबाल अहमद खान को। दिल्ली घराने के प्रमुख स्तंभ उस्ताद इकबाल अहमद खान जाने माने शास्त्रीय गायक थे। दिल्ली घराने की गायकी और विशिष्ट शैली और साथ ही परंपराओं को संरक्षित और इसे प्रचारित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। तो आइए सुनते हैं इस महान गायक को। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर जानू सुंदर काया 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 माला मालिक छत्रपति राजा तेरे माला मालिक छत्रपति राजा तेरे भी खाया माया भाई
राजा अम्बरीश के कारण राजा हे राजा 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 हे राजा राजा हे राजा 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 अम्बरीश के कारण चक्कर सुदर्शन धारे धारे दास कबीर को दास कबीर को दास कबीर को दास कबीर को दास हे दास कबीर को ठाकुर ऐसे भगत की शरण उबारे इस प्रस्तुति से आपको महसूस हुआ होगा कि उस्ताद इकबाल अहमद खान की गायकी में गहन भाव और तकनीकी कौशल का अनूठा संगम होता था। अब बात कर लेते हैं फिल्मों की। फिल्में लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सिनेमा के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू होते हैं। समाज को प्रेरित और इसे शिक्षित करने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय और IGNCA भी फिल्मों का निर्माण करते हैं। सिने सर्कल सेगमेंट के अंतर्गत IGNCA हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको दिखाता है, जहां मंदिरों की घंटियां वातावरण को पवित्र कर देती हैं। वो बनारस है। शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ भारत का प्राचीनतम शहर बनारस। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालु पहले जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते थे तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से उन्हें काफी सुगमता यानी कि आसानी हुई। आज की फिल्म द मेकिंग ऑफ अभिनव काशी धाम में आप देखेंगे काशी कॉरिडोर के निर्माण की पूरी कहानी। अरे घाट देख रहे हो, ये सब कमाल है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बनारस का ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। यहाँ जो लोग नाव से आते हैं, पता है नाव आजकल कैसे चलती है? वो CNG गैस। CNG? अरे वाह, इसका मतलब नो पॉल्यूशन। पर मंदिर के आसपास के घरों को कैसे हटाया गया? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो
मंदिर के आसपास तो बहुत सारे घर हुआ करते थे। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और भैया वहाँ जो आसपास में मंदिर थे उनका क्या हुआ? अरे वो वहीं पे हैं और वहीं पर रहेंगे जहाँ वो थे। वो भी हम लोगों के लिए एक टास्क था, उनको बचाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, रेस्टोरेशन करना है, पूरा उनको आईजीटी मतलब नए मंदिर की तरह बना के देना है। अच्छा, ये सब तो दूसरे मंदिरों का हुआ, जो मुख्य मंदिर था उसका क्या हुआ? मुख्य मंदिर? हाँ मुख्य मंदिर तो सोने से सजा दिया गया है। सोने से? हाँ। अब तो मंदिर वाकई बहुत ज्यादा सुंदर हो गया होगा। और क्या, अरे जितना सुंदर दिन में लगता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर रात में लगता है। भव्य द्वार देख रहे हैं आप? इसका तो विचार ही नहीं किया था। अच्छा, तो ये बना कैसे फिर? मोदी जी की वजह से। वाह। उन्हीं की कल्पना है। उन्होंने सोचा था जब गंगा जी की तरफ से लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे ना, तो वे भव्य द्वार से प्रवेश करें ताकि उन्हें भव्यता का एहसास हो। आपको पता है, जितना ध्यान धाम की भव्यता का रखा गया है ना, उतना ही ध्यान धाम की सुविधाओं का भी रखा गया है। जैसे बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग मंदिर परिसर में कैसे आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, हर बात का ध्यान इस धाम में रखा गया है। इस धाम के कण कण में काशी की परंपरा और महात्म्य की झलक दिखाई देती है। आप लोग जब देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बाबा का रोज सत्कार गंगा जल से होता है। अब तो यहाँ पे सैकड़ों भक्त एक साथ दर्शन पूजन कर लेते होंगे। सैकड़ों नहीं, 25-50 हजार भक्त भी एक साथ आ जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मोदी जी ने माँ गंगा में डुबकी लगाकर और हाथ में जल ग्रहण करके धाम की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था ना, तो वो क्षण देखने लायक था। पूरा देश गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहा था। हजारों वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का मिलन काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से हुआ है। और सचमुच यह क्षेत्र अपने प्राचीन समय में आनंद कानन के रूप में जाना जाता था। आज वो आनंद कानन वहाँ पर मूर्त रूप लिया है। अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को और उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए और कैसे हमें आगे सजोना है, बाबा विश्वनाथ का ये पावन धाम उसका एक मूर्त रूप है। यहाँ पर साफ सफाई, साज सज्जा सब शानदार। इसी बात पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ भंग के छनैया, भंग के छनैया गंग के धरैया तुम भोलेनाथ। अभिनव काशी धाम को देखकर आपका भी मन काशी जाने को करने लगा होगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पद्म विभूषण कलपत्ती गणपति सुब्रमण्यन से। मूर्ति कला हो या फिर चित्रकला, कलाएं प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रही हैं। अनेक दिग्गज कलाकारों ने कला को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं में से एक हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार पद्म विभूषण कलपत्ती गणपति सुब्रमण्यन। इन्होंने पारंपरिक भारतीय कला रूपों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ संयोजित किया। इनकी कला में परंपरा और नवाचार का अनूठा मेल देखने को मिलता है। इन्होंने लोगों को समाज, धर्म और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया और समाज को सकारात्मक दिशा भी दी। इन्होंने नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी कला और अपने दृष्टिकोण से प्रभावित किया। केजी सुब्रमण्यन तकनीकी कौशल के साथ साथ कला की भावनात्मक अभिव्यक्ति पर भी जोर देते हैं। विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में प्रस्तुत है आपके सामने इनसे रोचक बातचीत। Over the years of your work, at different points of time, you have developed certain special mediums. Would you be able to recall or share with us some of the points when you choose a particular different medium, when you make a departure, a conscious departure? Really, all this happened not by plan. It happened by chance. In fact, when I came to Shantiniketan and came to understand the ideas of Nandalal Bose, Master Mashai, where he wants to throw open art practice to cover
the whole panorama. That is not only studio art, but the art in the villages, handicrafts, all these things together. That tied up with my idea of what a tradition meant, which I had already started thinking in terms of after reading Kumaraswamy's Medieval Sinhalila. So the question was now, if there is a tradition which has a multiplicity of creative outlets, then there should be a reason why that multiplicity should remain or not remain. In fact, historically in certain places, people were afraid of multiplicity at a certain time. But in my case, I wanted to know what happens. Why do people do these things differently? Then I found that this multiplicity is like the opening up of different languages of expression. How did I get to work with terracottas, for instance? Well, we had this art fair in Baroda at one time. And for that I made various kinds of things, which are like toys or little figurines and things of that kind with terracotta. And then while handling terracotta, I found the way the early artists of Mohenjo-daro or something handled terracotta with the pressure of the hand or with the mark with the fingers, fingertips and things of that kind was almost non-existent in the sculptor studios. So then when you sort of made a clay flat sort of tablet, and then you put it over a sort of a internal structure, then it looked like a body. Now then I came to know that clay has a language of its own. Now, if you have the kind of the ability to do it, we can bring out the language and it can say. And it happened this way. At that time we had a big flood in Baroda and certain villages were very badly affected. And there were bodies thrown around and we went trying to help people. Then I found these bloated bodies. Then I made a series of studies of bodies like that. So in fact one of those things was quite well known, that's sunrise over Tarsali kind of. That happened that way, naturally. Of course later, when I got a chance to do a big mural, I used the terracotta medium. उम्मीद है कि इस बातचीत से आप महान कलाकार केजी सुब्रमण्यम से और गहराई से रूबरू हुए होंगे। अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट में। गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। उनके इसी विचार का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने देश के हर गांव की कल्चरल मैपिंग करने की परियोजना को शुरू किया। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत भारत के लगभग 6.5 लाख गांव की कल्चरल मैपिंग की गई। संस्कृति संवाद के मेरा गांव मेरी धरोहर सेगमेंट में आप परिचित होते हैं भारत के किसी गांव और उसकी विशिष्ट कला संस्कृति से। इस बार मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए पंजाब के किरतपुर साहिब गांव को। पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित गांव किरतपुर साहिब सन 1926 में 6वें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा स्थापित किया गया था। गांव में बोली जाने वाली मुख्य भाषा पंजाबी है। किरतपुर साहिब गांव में स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना सन 1950 में सेकेंडरी स्तर की मान्यता के साथ हुई थी। किरतपुर साहिब गांव के सभी घर पक्के बने हुए हैं। बिजली, स्वच्छ जल, रसोई गैस और शौचालय की सुविधा गांव के प्रत्येक घर में उपलब्ध है। किरतपुर साहिब गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और दुकानदारी है। सतलज नदी के किनारे पर स्थित गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब पर सिख समुदाय के लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां सतलज नदी में विसर्जित करने आते हैं। गुरुद्वारा शीश महल किरतपुर साहिब गांव में बनकर तैयार हुई
पहली इमारत थी। यहाँ स्थित चरण कमल गुरुद्वारा वो स्थान बताया जाता है जहां गुरु नानक देव जी ने एक पीर बाबा बुड्ढन शाह पीर से मुलाकात की थी। गुरुद्वारों के अलावा किरतपुर साहिब गांव में कई मंदिर और दरगाह भी मौजूद हैं। किरतपुर साहिब गांव में सारी स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा से जलती हैं। किरतपुर साहिब गांव सिख धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सामान्य पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये था आज का संस्कृति संवाद का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने सजेशंस हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। वैसे संस्कृति संवाद के अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी डीडी भारती पर, जहां आप परिचित होंगे भारत की निरंतर गतिशील संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।